नमस्कार दोस्तों, आज ये नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा था कि एक फर्म है और यहाँ पर हाउस होल्ड है, यहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं। अब जो फर्म है वो कुछ न कुछ बना रही है, फर्म है कुछ न कुछ बना रही है, मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है और इस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड कंज्यूम किया जा रहा है हाउस होल्ड के द्वारा, और बदले में हाउस होल्ड के द्वारा खर्च किया जा रहा है। सेकेंड चीज ये है कि अब फर्म को कुछ ना कुछ बनाने के लिए लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो हाउस होल्ड हैं ये फर्म्स को लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बदले में ये इन्हें फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रही है। फैक्टर इनकम यानी ये लोग इसे फर्म को फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे लेबर हम मान के चलते हैं, और फर्म के द्वारा इन लोगों को फैक्टर इनकम प्रोवाइड किया जाता है। इतनी चीजें आपको समझना भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं जो फैक्टर है ये कितने प्रकार का होता है। अगर फैक्टर की बात करें तो बेसिकली फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जिनके बिना किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। पहला होता है लैंड। जब भी आपको एबीसी नाम की आपको एक कंपनी स्टेब्लिश करना है, तो जब भी आप अपनी कंपनी बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप प्रोड्यूस करेंगे, चाहे आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर आप सर्विस, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको करना है। उसके लिए आप अपनी ऑफिस खोलेंगे तो लैंड तो चाहिए, जमीन तो चाहिए, आपको कोई मकान तो चाहिए उसके लिए। तो बेसिकली लैंड यहां पे चाहिए। तो अब लैंड जो आपने ले लिया ये आपका पहला फैक्टर हो गया। सेकंड आपका जो हो गया लेबर। अब कंपनी आपने खोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने बैठा दिया, अब उसमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना। तो जो लोग हैं जो काम करेंगे वो लेबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा भाई कैपिटल। बिना कैपिटल के आप कंपनी चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंपनी आपने स्टेब्लिश तो कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसमें कितना खर्चा आएगा, मशीनें आपको लगानी पड़ेंगी। तो जितना टोटल खर्चा आएगा वो सब आपका ये हो गया कैपिटल। एंड फोर्थ आपका जो कंपनी बना रहा है, एंटरप्रेन्योर, जो कंपनी के लिए विजन लेके आ रहा है, जिसके दिमाग में ये विजन आया कि हमें ये काम करना है इसलिए ये कंपनी बनानी पड़ेगी, तो ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। अब ये 4 आपके फैक्टर हैं। अब ये जो चारों फैक्टर हैं इनको इनकम मिलेगी, जिस अनुपात में ये पार्टिसिपेट करेंगे उस अनुपात में इनको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। अब फैक्टर पेमेंट लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को हमेशा रेंट मिलता है, ये इसका फैक्टर इनकम हो गया। जब आप लेबर रहेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा, जिसे सैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कैपिटल। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा। और चौथा है एंटरप्रेन्योर, इसे क्या मिलेगा? इसे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा आपको ये समझना है। तो जैसे जब भी आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, किसी चीज का प्रोडक्शन आप करेंगे तो उसमें कुछ खर्चे आपके लगेंगे, कुछ खर्चे आपके लगेंगे, एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने जो भी प्रोड्यूस किया, ए नाम का कोई वस्तु आपने प्रोड्यूस किया जिसको बनाने में आपको टोटल 500 रुपए का खर्चा आता है, ये आपका हो गया कॉस्ट। ये 500 आपका कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आता है यार कि मार्केट में अगर हमें ले जाना है तो भाई सिंपल सी बात है, हमने इतना कुछ खर्च किया है, 500 रुपए हमारी कॉस्ट आई है, तो हमें प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें आपने जो सेल प्राइस आपने रखा वो आपने रखा 800 रुपए, 800 रुपए ईच। अब यहां पर आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? एक्सपेंडिचर आपने जो किया है
यहां सबसे पहले आपका सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने 800 रुपए में सेल किया, 500 रुपए खर्च किया, तो आप देखेंगे ये 300 रुपए आया निकल के, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ये आपका 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो इसी के लिए करता है कि उसे प्रॉफिट निकल के आए। अगर किसी बिजनेसमैन में या किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट निकल के नहीं आएगी, लगातार लॉस निकल के आएगा, तो बिजनेस बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपने एक मोटे तौर पे इसके बारे में समझा। अब पिछली स्लाइड पे चलते हैं, ये वाला। इसमें आपको यह समझना है कि जब भी आप किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, तो 3 तरीके होते हैं, मेजर 3 तरीकों से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड होता है इनकम मेथड। ये 3 तरीके होते हैं। प्रोडक्ट मेथड को ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, फिर इनकम मेथड की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड की, या जीवीए। प्रोडक्ट मेथड की बात कर लेते हैं या फिर जीबीए की बात कर लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट गुड है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में एक फार्मर को लेते हैं। एक फार्मर है जिसने 100 रुपए का 100 रुपए का इसने गेहूं प्रोड्यूस किया, इसने 100 रुपए का गेहूं का उत्पादन किया। अब इसके बाद सेकंड आता है एक बेकर ने क्या किया, इसने 200 रुपए का ब्रेड बनाया, 200 रुपए का बेकर ने ब्रेड बनाया, और इसने क्या किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया। अब इसके बाद इंटरमीडिएट गुड की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स फार्मर के केस में क्या होगा, बेकर के केस में क्या होगा, तो फार्मर के केस में कोई इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो जो 100 रुपए का उसने प्रोड्यूस किया है वही है एक्चुअल। लेकिन बेकर के केस में क्या हुआ कि 50 रुपए का इंटरमीडिएट गुड इसलिए हो गया क्योंकि बेकर ने सबसे पहले फार्मर से इसका गेहूं खरीदा, ठीक है। तो 50 रुपए में इसने गेहूं खरीदा, इस 50 रुपए को उसने 200 रुपए में तब्दील कर दिया। तो जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है, जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है, फार्मर के केस में 100 रुपए ही रहेगा, और इसके केस में तो 200 में से 50 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 150। तो आप देखेंगे कि फार्मर के केस में पूरा 100 रुपए है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स कुछ भी नहीं है, लेकिन बेकर के केस में 50 रुपए इंटरमीडिएट गुड है, तो टोटल यहां पे 150 रुपए आया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 150 प्लस 100, तो आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 250 रुपए का आ रहा है। ये आपका हो गया प्रोडक्शन मेथड। तो अगर आपको प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला लिखना है, या फिर हम कह सकते हैं जीबीए लिखना है, तो टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इस तरीके से करके इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे चलते हैं और अब हम एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो उसमें कुछ चीजें ऐसे आती हैं। एक तो आपका हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड आपका होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपका हो गया कंजम्पशन, ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सी जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो यह सी प्लस आई सिर्फ होगा,
लेकिन अगर गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगा तो आपका C प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि बाहरी क्षेत्र अगर इंक्लूड हो जाएगा तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर मेथड जिसके माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स लगाए जाते हैं प्रोडक्शन में, उनको फैक्टर इनकम दिया जाता है। वो जो फैक्टर इनकम होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है इनकम मेथड में। जैसे मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले लैंड रहेगा, फिर लेबर रहेगा, फिर आपका कैपिटल रहेगा और उसके बाद एंटरप्रेन्योर रहेगा। ये चार आपके फैक्टर इनकम हो गए। लेबर है तो लेबर को क्या मिलेगा, रेंट है तो ये जो है आपका ये आपका हो गया लैंड, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा और कैपिटल को क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए सबको आप ऐड कर दीजिए, रेंट, वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये आपका हो गया इनकम मेथड। तो इस तरीके से तीन तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहां एक चीज मुझे और आपको बताना है इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री, इसमें एक होता है प्लान्ड और एक होता है अनप्लान्ड। ठीक है, प्लान्ड इन्वेंट्री और अनप्लान्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है आपको यह समझना है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में जो भी चल रहा है 2024, आपको लगता है यार 1000 शर्ट की डिमांड रहेगी। आपने टोटल प्रोडक्शन कर दिया 1000, लेकिन ऐसा हुआ कि आपका 900 शर्ट सेल हुआ, आपका 900 शर्ट सेल हुआ, तो कितना बचा आपका 100 शर्ट आपका बच गया। ये जो 100 शर्ट हो गया ये आपके इन्वेंट्री में हो गया। ठीक है, ये अगले वर्ष के लिए आपका इन्वेंट्री में ऐड हो गया। ये आपकी हो गई इन्वेंट्री। अब एक होता है प्लान्ड इन्वेंट्री, एक होता है अनप्लान्ड इन्वेंट्री। ये जो मैंने आपको बताया है इसको और थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि जनरली आप एक वर्ष में 1000 शर्ट सेल करते हैं, 1 ईयर में आप 1000 शर्ट सेल करते हैं। नॉर्मली ये आंकड़ा है, लगभग पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। तो आपको लग रहा है यार इस वर्ष भी 1000 शर्ट सेल होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अगले वर्ष में जो नेक्स्ट ईयर है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आने के कारण आपका जो शर्ट है सिर्फ 500 सेल हुआ, सिर्फ 500 सेल हुआ। अब आप देखेंगे कि जो टोटल गैप आ गया वो 500 शर्ट का हो गया, 500 शर्ट का हो गया। तो ये हो गया आपका अनप्लान्ड, यानी आपने प्लान नहीं किया था, ऑटोमेटिक कुछ ऐसी कंडीशन आई कि आपकी सेलिंग कम हो गई, तो 500 शर्ट आपकी इन्वेंट्री में चला गया। ये आपका हो गया अनप्लान्ड इन्वेंट्री। अब हम जानेंगे प्लान्ड इन्वेंट्री क्या होता है। प्लान्ड इन्वेंट्री, प्लान्ड इन्वेंट्री देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप प्लानिंग करके इन्वेंट्री को मैनेज करते हो। एग्जांपल के रूप में अभी जो आपकी इन्वेंट्री है, अभी जो आपकी इन्वेंट्री है उसमें 100 शर्ट है, उसमें 100 शर्ट हैं। अब आपको लगता है कि यार हर साल 1000 शर्ट सेल होता है, अब हमें अपनी इन्वेंट्री कम करना है, इसे कम करके 25 पे कर देना है, इसे कम करके 25 करना है। तो आप क्या करोगे, अगले वर्ष जो 1000 शर्ट आप बनाते थे, जो 1000 शर्ट आप बनाते थे वो 1000 शर्ट आप नहीं बनाओगे, 75 शर्ट आप कम बनाओगे। तो आपका 925 शर्ट आप बनाओगे, बाकी जो 75 शर्ट है वो आप इस इन्वेंट्री से मैनेज कर लोगे। तो आप देखेंगे अगले साल सिर्फ 25 शर्ट आपका बचेगा आपकी इन्वेंट्री में। तो ये आपने प्लान करके किया है, तो आपका हो गया प्लान इन्वेंट्री। तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है। अब एक चीज आप ये मान के चलिए, मान लीजिएगा जीडीपी हम ऐसे कैलकुलेट करें कि जीडीपी में एक तो आपका कंजम्पशन हो जा रहा है, और दूसरा ये हो रहा है कि या तो आप जो कमा रहे हो सब कंज्यूम कर, सब खत्म कर दे रहे हो, या तो जो कमा रहे हो सब आप सेव कर दे रहे हो, या तो जो कमा रहे हो उसमें आप टैक्स दे रहे हो। तो अगर इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो नॉर्मली जीडीपी अभी हमने जो कैलकुलेट किया था एक्सपेंडिचर मेथड से, वो कुछ इस तरीके से था, C प्लस आई प्लस जी
प्लस एक्स माइनस एम, ऐसे था। अब अभी ये आप यहां पे लिख लीजिए टी। अब यहां आप देखेंगे सी से सी कट जाएगा, तो आपका बचेगा आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर यहां पे एस और प्लस टी बचेगा। ठीक है, आई माइनस एस को इधर लाइए, ये एक में हो गया, जी माइनस टी को यहां लाइए, टैक्स को लाइए इसके साथ बराबर, इसको इस साइड ले जाइए, तो m माइनस एक्स हो गया। अब आप यहां पे कुछ चीजें समझ सकते हैं। ये जो m है ये आपका बताता है इंपोर्ट, इंपोर्ट यहां से मैं ये आपका इंपोर्ट बताता है। ठीक है, और ये जो x है ये बताता है, ये आपका एक्सपोर्ट बताता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपके यहां पैंट नहीं बनता है, आप अपने यहां जो पैंट की नीड है फुलफिल करने के लिए यूएस से मंगाते हो, तो आपका इंपोर्ट हो गया। और यूएस में शर्ट नहीं बनता है, तो अपने यहां से आप शर्ट भेजते हो यूएस में, तो वो आपका एक्सपोर्ट हो गया। तो यहां पे अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ये आपका हो गया बजट डेफिसिट, सॉरी बजट डेफिसिट नहीं बल्कि ट्रेड डेफिसिट हो गया, ट्रेड। सेकंड केस में यहां जी माइनस टी है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है लेकिन गवर्नमेंट की कमाई कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की कमाई टैक्स से होती है, टैक्स कलेक्शन कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो यहां पे आपका हो गया बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट हो गया। और तीसरे केस में आपका आई माइनस एस है, तो इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, और देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर होता है, क्योंकि आई माइनस एस इसको अगर इक्वेट करेंगे तो आई बराबर एस आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक ये केस आपका हो गया। तो गाइज इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने ये कुछ कवर किया है जो कि आपको हो सकता है अच्छे से समझ आ गया हो, अगर नहीं आया होगा आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, और इसका जो अगला सेशन है वो हम जल्दी लाएंगे, इसका थर्ड पार्ट, जिसमें प्रयास करेंगे कि ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।